सरकार और किसानों में आज फिर बातचीत। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होनी है चर्चा। एमएसपी और कानून वापसी पर मंथन बाकी। यूपी पुलिस में तबादले लगातार जारी। 6 आईपीएस और 31 पीपीएस अफसरों के तबादले। 6 आईपीएस लंबे समय से ट्रांसफर होने का कर रहे थे इंतजार। बुलंदशहर में शराब का सेवन करने से 4 लोगों की मौत, 7 लोग अस्पताल में भर्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बदायूं गैंगरेप और हत्या मामले के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। 50,000 रुपए का इनामी था बदमाश। बर्ड फ्लू की दहशत के बीच जम्मू संभाग के कई हिस्सों में 250 से ज्यादा कौवों की मौत। पशुपालन विभाग की टीमों ने मरे पक्षियों के सैंपल लेकर इलाके में कराया छिड़काव। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है, जहां आपको बता दें कि हाईकोर्ट का आदेश है कि गाइडलाइंस ना मानने वाले पुलिस अफसरों पर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही बताया जा रहा है कि गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि डीजीपी की तरफ से 9 दिसंबर 2020 को गाइडलाइंस जारी की गई थी। वहीं डीजीपी की गाइडलाइंस पर हाईकोर्ट ने संतुष्टि जताई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। वहीं हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि गाइडलाइंस न मानने वाले पुलिस अफसरों पर एक्शन लिया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो आसिफ बेग हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी आसिफ, गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट ने एक सख्त आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि गाइडलाइंस ना मानने वाले पुलिस अफसरों पर एक्शन लिया जाएगा। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, बस वही बता दूं कि जो है हाईकोर्ट का जो फरमान आया है, इससे कहीं ना कहीं जो है यूपी पुलिस को बड़ा झटका लगा है। और साफ तौर पर जो है हाईकोर्ट ने कहा है कि गाइडलाइंस का उल्लंघन करके गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो है इसका जो है खामियाजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ रहा था। और ऐसे मामले में अगर खामियां पाई जाती हैं, गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाता है, तो ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो जो फैसला हाईकोर्ट का है, उससे कहीं ना कहीं जो है अब जो है पुलिस को बड़ा झटका भी लगा है। वहीं जिस तरह से प्रदेश में देखने को मिल रहा था कि मामलों में भी पुलिस जो है गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर जो है चालान कर देती थी, इससे जो है आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। तो ऐसे में जो है जो लाइन है उस पर जो है कार्रवाई की बात कही है। साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने भी अपना हलफनामा और अपनी तरफ से जो है जो जानकारी दी है कि 9 दिसंबर 2020 को ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी और डीजीपी की गाइडलाइंस पर हाई कोर्ट ने संतुष्टि भी जताई है। फिलहाल जो है ये अपने आप में हाईकोर्ट का बड़ा मामला है। जी आसिफ, हाईकोर्ट के सख्त रवैये के बाद अब क्या लगता है ये कितना बदलाव देखने को मिलेगा? जी आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस जो है बैकफुट पर नजर आ रही थी, कई आपराधिक घटनाएं हुई और उसके बाद जो है पुलिसिया कार्रवाई पर भी जो है कई सवाल उठे। हाथरस कांड रहा हो या फिर बदायूं कांड रहा हो, इन मामलों में जो है पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई और जो है कई मामलों में पुलिस मनमानी पर भी उतर आती थी। ऐसा भी मामला सामने आ चुका है, जिसको लेकर यह माना जा रहा है जो हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, इससे जो है पुलिस जो है अपने रवैये में सुधार लाएगी और जो है गाइडलाइंस के आधार पर ही जो गाइडलाइंस जारी की गई इस पर आगे की कार्रवाई करेगी। जी आसिफ, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राजस्थान बीजेपी के नेताओं को दिल्ली तलब किया है। इसे लेकर राजस्थान में सियासी चर्चा तेज हो गई है। जेपी नड्डा से मिलने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर दिल्ली पहुंच गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान की राजनीति से जुड़े इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को नहीं बुलाया गया है। अचानक से जेपी नड्डा के इन नेताओं को बुलाने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछली बार जब ये लोग मिलने गए थे तब राजस्थान में कांग्रेस का सियासी संकट शुरू हो गया था। अब एक बार फिर से मिलने गए हैं, तब लोगों में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर जेपी नड्डा ने राजस्थान के इन तीनों बड़े नेताओं को दिल्ली क्यों बुलाया है। कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा के साथ इस मीटिंग के बाद राजस्थान सरकार को गिरी बीजेपी प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव कर सकती है। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां विपिन विश्वकर्मा मर्डर केस में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने चाचा भतीजे को गिरफ्तार किया है। वहीं बाइक टकराने को लेकर ये पूरा हादसा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्टल को बरामद कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि ठाकुरगंज के कनक सिटी इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए यूपी ब्यूरो आसिफ बेग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी आसिफ, विपिन विश्वकर्मा मर्डर केस के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, क्या कुछ जानकारी है? आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां विपिन विश्वकर्मा मर्डर केस के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने चाचा भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जानकारी मिली है कि बाइक टकराने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। वहीं पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्टल को भी बरामद कर लिया है। वहीं जानकारी मिली है कि ठाकुरगंज के कनक सिटी इलाके में गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसके चलते पुलिस ने मर्डर केस के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्टल को भी बरामद कर लिया है। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पुरानी जमानत राशि पर संपन्न पंचायत चुनाव होंगे। जहां आपको बता दें कि प्रधान पद के लिए 2000 रुपए जमानत राशि होगी। वहीं आपको बता दें कि पुरानी जमानत राशि पर ही पंचायत चुनाव जो है वो संपन्न कराए जाएंगे, जिसके बाद बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 500 रुपए जमानत राशि देनी होगी। साथ ही आपको बता दें कि SC/ST उम्मीदवार के लिए जमानत राशि में 50% की छूट भी दी जाएगी। में बताया जा रहा है कि BDC के लिए 2000 रुपए की जमानत राशि होगी। साथ ही जिला पंचायत सदस्य के लिए 5000 रुपए जमानत राशि भरनी होगी। में बताया जा रहा है कि सभी पदों पर महिला उम्मीदवार के लिए जमानत राशि में 50% की छूट होगी। किसान आंदोलन और 26 जनवरी के साथ साथ कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा भी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली पुलिस ने कोरोना वैक्सीन के स्टोर केंद्र और वैक्सीन लगने वाले केंद्रों पर उसी तरह सुरक्षा रखेगी जिस तरह चुनाव के दौरान एक पोलिंग बूथ की होती है। वहीं दिल्ली पुलिस के सामने कुल 621 केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। साथ ही जिला पुलिस ने अपने अपने जिले में स्थित केंद्रों की सुरक्षा का रिहर्सल शुरू कर दिया है, जिसके बाद जिला DGP दैनिक आधार पर इसकी रिपोर्ट ले रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के कोरोना वैक्सीन के लिए बनाए गए नोडल ऑफिस विशेष पुलिस आयुक्त मुक्तेश चंदर मानते हैं कि कोरोना वैक्सीन स्टोरेज केंद्रों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली पुलिस ने वैक्सीन के भंडारण और टीकाकरण केंद्रों की सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया है, जिसके बाद मतदान के दौरान जिस तरह पोलिंग बूथ की सुरक्षा रहती है उसकी ही तरह इंतजाम वैक्सीन के लिए भी किया जा रहा है। जहां केंद्र पर कोरोना वैक्सीन पहुंचने से पहले ही दिल्ली पुलिस केंद्र को अपने कब्जे में ले लेगी। वहीं अभी तक दिल्ली सरकार से जानकारी मिली है कि ऐसे 621 केंद्र हैं जहां वैक्सीन रखी जाएंगी या फिर लोगों को लगाई जाएंगी। और इस बीच बड़ी खबर बदायूं से है, जहां गैंगरेप मुख्य आरोपी सत्यनारायण को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि महंत सत्यनारायण 2 दिन से फरार चल रहा था, जिसके बाद मुख्य आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित था। वहीं बताया जा रहा है कि CM योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। वहीं आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए गए थे।
मैं आपको बता दें कि बदायूं रेप कांड मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लीक की गई थी। इसके बाद बताया जा रहा है कि गैंगरेप मुख्य आरोपी सत्यनारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बदायूं से दे रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि महंत सत्यनारायण 2 दिन से फरार चल रहा था। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बदायूं से हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी सौरभ, बताया जा रहा है कि गैंगरेप के मुख्य आरोपी सत्यनारायण को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी मैं बताऊं कि घटना के बाद से ही ये मुख्य आरोपी है, ये फरार चल रहा था जी। जब पुलिस पे दबाव पड़ा और ऊपर से योगी जी ने जो आदेश दिए थे घटना में सख्त कार्रवाई के बाद जी उसके बाद पुलिस आरोपी को ढूंढने में लगी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आरोपी जो घटना स्थल का गांव है उसी गांव में एक घर में छुपा हुआ था जी। और भारी पुलिस फोर्स के बाद में भी, पुलिस के खुफिया तंत्र के बाद भी उसको नहीं पकड़ा जा सका जी। लेकिन जब उसकी लोकेशन किसी तरह से ट्रेस हुई, बताते हैं कि उसका मोबाइल एक बार ऑन हुआ था तो उसकी लोकेशन ट्रेस हुई और लोकेशन के आधार पर ही पुलिस ने गांव में जाल बिछा रखा था, जहां पर पुलिस ने नहीं बल्कि पब्लिक के लोगों ने ही मुख्य आरोपी सत्यनारायण को पकड़ा और पुलिस को फोन करके सूचना दी और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। जी 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 सौरभ, बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट लीक हुई है उस पर एक बैठक बिठाई गई है, तो उस पर आपका क्या जानकारी है? जी मैं आपको बताऊं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी जी वो मीडिया को प्राप्त हो गई जी तो उसमें जो चीजें थी वो पुलिस की थ्योरी के बिल्कुल विपरीत थी। जी पुलिस घटना को दूसरा एंगल दे रही थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो किसी और एंगल की तरफ इशारा कर रहा था। जी इसी को लेकर जो है पुलिस प्रशासन की जो फजीयत हुई है उसी को लेकर जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक हुई है, किस तरह से लीक हुई है, उसको लीक करने में कौन है, इसके लिए जांच टीमें गठित की गई और जांच बिठाई गई उस पर। जी जी सौरभ, आरोपी से पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ है? मुख्य आरोपी से अभी जैसे कि एसएसपी बदायूं से बात हुई थी, उनका कहना यह है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, इंट्रोगेशन जारी है जी और जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी और सारी बातें मीडिया के समक्ष रखी जाएंगी। जी 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 सौरभ, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट का गलियारा ढहने से हुई 24 मौत के बाद जांच टीम ने गुणवत्ता की गहनता से जांच की है। आपको बता दें कि जांच में टीम को भ्रष्टाचार के कई सबूत मिले हैं। वहीं गलियारे के पिलर के बीच की दूरी मानकों से बहुत ज्यादा थी, इसका डिजाइन भी नहीं बनाया गया था। साथ ही लिंटर की वजह से हिसाब से पिलर कमजोर थे। इतना ही नहीं, गलियारे के साइज के हिसाब से 18 पिलर होने चाहिए थे, लेकिन उसमें सिर्फ 12 पिलर बनाए गए थे। बताया जा रहा है कि टीम निर्माण सामग्री की आईआईटी रुड़की से जांच कराने की सिफारिश कर सकती थी। वहीं निर्माण सामग्री को लैब भेजा जाएगा। आपको बता दें कि जांच टीम शुक्रवार को रिपोर्ट डीएम को सौंप सकती है। वहीं हादसे के बाद डीएम अजय शंकर पांडे ने जेडीई के चीफ इंजीनियर वीएन सिंह, निर्माण निगम के महाप्रबंधक छेदी लाल और नगर निगम के चीफ इंजीनियर मोइदुद्दीन को शामिल कर 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई थी। लखनऊ में सपा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने किसानों की आय दोगुनी करने के बयान पर बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की पीड़ा नहीं सुन रही है, वहीं अपराध भी बेकाबू हो गए हैं और आने वाले समय में सपा बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किसान आंदोलन चल रहा है और बीजेपी सरकार किसान आंदोलन खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसी बीच बीजेपी ने दावा किया है कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं सपा प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी जी, जिनसे बात करते हैं कि जो बीजेपी कह रही है कि किसानों की आय दुगनी होगी, क्या मानते हैं, किस तरह करेगी? बिल्कुल असत्य बोल रही है अभी, और असत्य बोलना इन लोगों का नैतिक कर्तव्य हो गया है, धर्म भी हो गया है। 14 के चुनाव के समय ही बीजेपी ने कहा था कि अगर हम सरकार में आ जाएंगे तो देश के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे और आय दुगुनी कर देंगे 2 महीने के अंदर। दूसरा भी चुनाव जीत लिया, उससे भी अधिक बहुमत में आ गए। दुगुनी तो होने के बजाय किसान का दिन रात घाटा ही हो रहा है।
और उसके बावजूद इन्होंने 3 ऐसे कृषि कानून लिया दिए कारपोरेट घराने के दबाव में कि आय तो दोगुनी छोड़िए, किसानों के किसानी खेती बाड़ी और उसकी खेती भी जमीन भी जाने की स्थिति में आ गई है। इसलिए किसान इसका 42वां 43वां दिन हो गए दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं। और जो आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम आंदोलन को ख़त्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं, वो आंदोलन को ख़त्म करने की दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। वो इस दिशा में काम कर रहे हैं कि किसान किसी तरह से थक करके वो घर वापस चले जाए। क्या लग रहा है कि जो सपा ने भी लड़ाई लड़ी, तमाम विपक्षी दल लगातार जो है बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं, बावजूद इसके जो किसानों की मांग नहीं पूरी हो रही है, आगे क्या रणनीति रहेगी किसान हित में सपा की तरफ से? रणनीति तो किसान बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर किसानों के समर्थन में लगातार आंदोलनरत है समाजवादी पार्टी। इसके लिए भयंकर उन पर खूनी लाठीचार्ज भी हुआ है, जेल भी भेजे गए हैं 2-2 3-3 बार लोग। लेकिन समाजवादी पार्टी इसे डरने वाली नहीं है। जब तक किसानों की मांगें मान नहीं ली जाएगी और किसान जब तक संघर्षरत रहेगा, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेगी। कानून व्यवस्था पर कितना संतुष्ट हैं आप? कानून व्यवस्था तो है ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। कानून व्यवस्था तो बिल्कुल खत्म हो गई है उत्तर प्रदेश में। और न सरकार को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने से कोई मतलब है, न विकास से मतलब है। 2022 का रास्ता किस तरह आप साफ करेंगे, क्या मानते हैं? अब 2022 का रास्ता तो जनता साफ करेगी। हम तो चाहते हैं कि जितना जल्दी ये सरकार हट जाए, लेकिन जनता क्या सोचती है, हम लोग तो काम कर रहे हैं, जनता के बीच में कर रहे हैं। सभी वर्ग के लोग कह रहे हैं कि ये सरकार अच्छी नहीं है, सबसे खराब सरकार है, ये तानाशाही सरकार है। चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, सभी सरकार के खिलाफ है। लेकिन अब वोट पड़े तब नो। जी बिल्कुल, राम गोविंद चौधरी का कहना है कि आने वाले समय में जो है जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। साथ ही साथ जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके हक में भी सपा लड़ाई लड़ती रहेगी। लोकमंच न्यूज़ के लिए आसिफ बेग, लखनऊ। जहां लखनऊ में फिर ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी गुप्ता ने जानकारी दी है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि यूपी के पश्चिमी इलाकों में बारिश की संभावना ज़्यादा है। सर्द हवाओं में कमी आई थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि एक बार फिर ठंड का प्रकोप देखने को मिला है। जहां आपको बता दें कि यूपी के पश्चिमी इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी गुप्ता ने सामने की जानकारी दी है, जिसके बाद आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ से सर्द हवाओं में कमी आई थी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि एक बार फिर ठंड का प्रकोप देखने को मिला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई एडवांस परीक्षा 2021 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री निशंक ने वेबिनार के जरिए आईआईटी में प्रवेश के लिए जरूरी योग्यता और नियमों के बारे में भी जानकारी दी है। साथ ही 3 जुलाई 2021 को इसकी तारीख सुनिश्चित की गई। बताया जा रहा है कि परीक्षा तारीख की घोषणा के साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि आईआईटी में प्रवेश के लिए 75% अंकों की अनिवार्यता संबंधित शर्त को भी इस बार हटा लिया गया है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस साल परीक्षा का आयोजन आईआईटी खगड़पुर में किया जा रहा है। वहीं अपने संबोधन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रिय छात्र और छात्राओं, जेईई मेंस की परीक्षाओं की तिथियां की घोषणा के बाद लगातार अपनी सूचनाएं आती रही कि जेईई एडवांस की परीक्षा कब होगी, कहां होगी और उसमें पीछे के समय के अनुरूप इस समय भी छूट का कुछ प्रावधान होगा या नहीं। और इस बीच चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि चंदौली में जिला पंचायत प्रत्याशी मुंशी सोनकर की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि चहनकिया ब्लॉक सेक्टर 2 के प्रत्याशी जो थे मुंशी
सोनकर जो थे वो चहनिया ब्लॉक सेक्टर 2 के प्रत्याशी थे। वहीं आपको बता दें कि सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको चंदौली से दिखा रही है, जहां जिला पंचायत प्रत्याशी मुंशी सोनकर की हत्या कर दी गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको चंदौली से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन बदमाश किसी न किसी घटना को अंजाम देते रहते हैं। वहीं बदमाशों में लगातार पुलिस का जो खौफ है वो कम होता जा रहा है। वहीं एक और मामला सामने आया है, जहां चंदौली में जिला पंचायत प्रत्याशी मुंशी सोनकर की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि मुंशी सोनकर चहनिया ब्लॉक सेक्टर 2 के प्रत्याशी थे। वहीं बताया जा रहा है कि सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। भारत को कोरोना वैक्सीन के मोर्चे पर जल्द ही एक और अच्छी खबर मिल सकती है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक देश में जल्द ही नेसल वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने जा रहा है, जिसमें नागपुर में वैक्सीन से पहले और दूसरे फेज का ट्रायल किया जाएगा। आपको बता दें कि नेसल वैक्सीन को नाक के जरिए दिया जाता है, जबकि अभी तक भारत में जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो हाथ पर इंजेक्शन लगाकर दी जाती है। वहीं भारत बायोटेक के डॉक्टर कृष्णा इल्ला ने बताया कि उनकी कंपनी वे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है। साथ ही बताया कि इस नेसल वैक्सीन में 2 की वजह सिर्फ एक ही डोज देने की जरूरत होगी। वहीं रिसर्च में पाया गया है कि ये काफी बेहतरीन ऑपरेशन है। और इसी बीच बड़ी खबर बदायूं से है, जहां निलंबित थाना अध्यक्ष और दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि महिला अपराध में लापरवाही बरतने पर यह मामला दर्ज किया गया है। वहीं बता दें आपको कि उगौती थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी, जिसके चलते आपको बता दें कि निलंबित थाना अध्यक्ष और दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बदायूं से दे रहे हैं, जो आपको बता दें कि बदायूं में महिला अपराध में लापरवाही बरतने पर यह मामला दर्ज कर दिया गया है। साथ ही घेती थाना क्षेत्र में महिला के साथ जो गैंगरेप के आरोप हुआ था, हत्या हुई थी, जिसके बाद आपको बता दें उसको लेकर मामला दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से है। आपको बता दें कि अमेठी में लगातार चोरों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं, जिसके चलते दुकान में रखी नकदी और अनाज पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि कई और दुकानों में भी चोरों ने चोरी का प्रयास किया है, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शुकुल बाजार थाना क्षेत्र के महुना पश्चिमी गांव का ये पूरा मामला है, जहां बताया जा रहा है कि चोरों ने दुकान में रखी नकदी और अनाज पर हाथ साफ कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमेठी से हमारे संवाददाता तौफीक अहमद हमारे साथ मिल गए हैं। जी तौफीक, बताया जा रहा है कि चोरों ने दुकान में रखी नकदी और अनाज पर हाथ साफ किया है, क्या कुछ अपडेट है? जी, अमेठी जिला के शुकुल बाजार थाना क्षेत्र के महोना पश्चिम के गांव का मामला है। और ये शुकुल बाजार जगदीशपुर मार्ग पे सड़क पे ही दुकानें हैं, जहां पर बीती रात चोरों ने सेंध काटा और ताला तोड़ा, जिसमें से अनाज और नकदी चुरा लिया गया। साथ साथ 4 अन्य अगल बगल की दुकानों का भी ताला तोड़ा गया। हालांकि उसका प्रयास ही सब किया गया, उसमें चोरी नहीं हो सकी। जी तौफीक, देखा जा रहा है चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं और ऐसी किसी न किसी घटना को वो आए दिन अंजाम देते रहते हैं। तो इसको लेकर पुलिस को क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? पुलिस को कार्रवाई तो करनी चाहिए। अब रात को पिकेट भी इनकी ड्यूटी होती है, लेकिन ये जो है कहाँ पे सो जाते हैं, शायद जनता को ना पता होता है, ना इनको ही पता होता है। ये व्यक्तिगत किसी के रूम में जाकर सोते रहते हैं। इसी कारणवश जो है चोरों के बिल्कुल भय नहीं रह गया है पुलिस के लिए, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस कहीं ना कहीं नजर नहीं आएगी और ये अपना आराम से करते हैं, क्योंकि 5-5 दुकानों के एक साथ चोरी होना एक बड़ी बात है। जी तौफीक, मामले को लेकर पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? और इसी बीच अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां अमरोहा में अवैध कच्ची शराब बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में नाबालिग बच्चे कच्ची शराब बना रहे हैं, जिसके बाद मामले में आबकारी विभाग भी सुध नहीं ले रहा। बता दें आपको कि यह पूरा मामला थाना गजरौला के गांव झाकावाली का है, जहां आपको बता दें कि बच्चे कच्ची शराब बना रहे हैं, जिसके चलते बच्चों का कच्ची शराब वीडियो बनाते हुए भी वायरल हो गया है। मैं आपको बता दें कि मामले में आबकारी विभाग भी कोई सुध नहीं दे रहा है।
इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको अमरोहा से दे रहे हैं, जहां अमरोहा में अवैध कच्ची शराब बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में नाबालिग बच्चे साफ तौर पर कच्ची शराब बनाते हुए दिख रहे हैं। ये मामला थाना गजरौला के गांव ढाकावाली का बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमरोहा से हमारे संवाददाता इकबाल अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी इकबाल, बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्चे जो है वो कच्ची शराब बना रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? हाँ, ये जनपद अमरोहा के गजरौला थाने का मामला है। गजरौला थाने में गांव आते हैं, जो ढाकोवाली चकन वाले गांव आते हैं जी, जो गंगा किनारे के गांव है। इनमें लगातार कच्ची शराब बनाई जा रही है और जिनमें बच्चे कच्ची शराब बना रहे हैं, जो खुले आसमान के नीचे बना रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी बंद मकान में बना रहे हो, किसी छुप के बना रहे हो, खुले आसमान के नीचे बना रहे हैं और पुलिस इससे बिल्कुल अनजान बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि हमें मालूम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि खुले आसमान के नीचे खुलेआम शराब बन रही है और पुलिस को मालूम ही ना हो? जी। तो पुलिस की जहाँ लगता है जो पुलिस की मिलीभगत से ये शराब का कारोबार चल रहा है। जी इकबाल, जो उम्र बच्चों के पढ़ने लिखने की है उस उम्र में बच्चे कच्ची शराब बना रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये माँ बापों की कमी होती है। माँ बापों को लालच होता है कि बच्चे कमा के ला रहे हैं जी, तो और उस जब बच्चे इस तरह का अवैध पैसा कमा के लाते हैं तो माँ बाप को, पेरेंट्स को जो है पैसे लालच हो जाता है। पेरेंट्स को पढ़ाते नहीं है बल्कि ऐसे कामों में लगा देते हैं। लेकिन यहाँ देखने में काम ही होता है कि चलो काम कोई और काम करते हैं, बच्चे समझ में आता है। लेकिन यहाँ कच्ची शराब बन रही है जो कि युवाओं के लिए, सब एक इंसान के लिए एक जहर होता है जी, क्योंकि इसी कच्ची शराब पीने से हर जगह मरते हैं जी। अभी कुछ दिन पहले भी ऐसा मामला बुलंदशहर में, अभी हमारे अमरोहा जनपद के बराबर बुलंदशहर जनपद है, वहाँ पे 4 लोगों की मौत हुई कच्चे शराब पीने से ही जी। और यहाँ पर खुलेआम कच्ची शराब बनाई जा रही है जी। इकबाल, आबकारी विभाग मामले को लेकर क्यों कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है? आबकारी विभाग और पुलिस विभाग का कहना है कि हमारी नॉलेज में ही नहीं है जी। कप्तान महोदय से हमारी बात हुई। कप्तान महोदय का कहना है कि हम इसकी जांच करा रहे हैं जी। क्या है ये मामला? आबकारी विभाग और पुलिस विभाग दोनों की मिलीभगत से ये कच्ची शराब का अवैध कारोबार चल रहा है जी जी जी। तमाम जानकारी कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण जल्द ही शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले सरकार देश भर में एक और पूर्वाभ्यास कर रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को देश के सभी जिलों में एक साथ पूर्वाभ्यास किया जाएगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इसका निरीक्षण करने के लिए तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि देश में अब तक 2 टीकों को मंजूरी मिल चुकी है, जिनकी आपूर्ति अब शुरू होने जा रही है। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को देश में सभी जिले पूर्वाभ्यास में शामिल होंगे और टीकाकरण से पहले सभी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। दरअसल बीते 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिनों के लिए पूर्वाभ्यास किया गया था, जिसके बाद 2 जनवरी को सभी राज्यों में 285 जिलों में पूर्वाभ्यास किया गया। वहीं अब 700 से अधिक जिलों में पूर्वाभ्यास किया जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर बहराइच से है, जहां बताया जा रहा है कि बहराइच में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि सराफा की दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसके बाद आपको बता दें कि 2 अनंत जनपदीय चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से गहने और नकदी बरामद की है। बताया जा रहा है कि बेदौरा चौराहे और बिनौरा बापू का ये पूरा मामला है, जहां आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सराफा की दुकान में हुई चोरी का खुलासा किया है। साथ ही मामले को लेकर पुलिस ने 2 चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।